हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। देखिए, यदि आपको वर्ब अच्छे से आ गई तो ये समझ लीजिए कि जो 80% इंग्लिश है ना, वो आपकी मुट्ठी में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्ब है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि जो वर्ब है ना, ये कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए, एक होती है आपकी एक्शन वर्ब, एक होती है स्टेटिव वर्ब, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, और उसके अलावा रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, फ्रेजल वर्ब और इन्फिनिटिव्स भी आपके आते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी वर्ब्स को देखकर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये बिल्कुल एक एक मिनट का टॉपिक है। आपको मैं इनकी ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा, इस तरह से आपको समझाऊंगा कि आप इनको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और यकीन मानिए कि अगर आपको ये समझ में आ गए तो इंग्लिश के जो सेंटेंसेज है ना, जिनमें आप अटक जाते हैं बनाते टाइम, आप कभी भी नहीं अटकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं इसके टाइप्स बताता हूं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, अब देखिए ये जो वर्ब है ना, इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी एक्शन वर्ब, जिसे आप मेन वर्ब कहते हैं। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। और जो ये एक्शन वर्ब है या फिर जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, इसको कहते हैं मुख्य क्रिया। अब सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, इन दोनों में अंतर क्या है? सहायक क्रिया का मतलब है कि ये सेंटेंस को बनाने में सहायता करती है, उसके समय को बताने में सहायता करती है। लेकिन जो आपकी एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है ना, अगर वो किसी कार्य को करता है और फिजिकल रूप से किसी कार्य को करता है, जैसे कि खेलना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, तो ये ऐसे काम हैं जिनको हम फिजिकल रूप से करते हैं ना, अपने हाथों से करते हैं, तो इनको हम एक्शन वर्ब के अंदर रखते हैं। एक्शन करना है ना, अपनी बॉडी के द्वारा कोई एक्शन करना, तो उसी को हम एक्शन वर्ब कहते हैं। अब देखिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको अलग से फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है मॉडल वर्ब और एक आती है ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसमें आपका बी, डू और हैव आता है। और जो मॉडल वर्ब है, इसको भी अलग से फिर दो भागों में बांटा गया है। एक है सेमी मॉडल वर्ब और एक है मेन मॉडल्स। अच्छा, सेमी मॉडल और मेन मॉडल, इन दोनों में अंतर क्या है? ये जो सेमी मॉडल है ना, ये आपका मॉडल वर्ब का काम भी करती हैं और कभी कभी मेन वर्ब का काम भी कर देती हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन मॉडल वर्ब है, ये क्या है? ये हमेशा मॉडल वर्ब का ही काम करेंगी। जैसे कि आपने आज तक पढ़ा होगा कुड, है ना, शुड भी आपने पढ़ा होगा, कुड, शुड, कैन, है ना, ये सब क्या है? ये मेन मॉडल वर्ब के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, ये जो आपकी एक्शन और मेन वर्ब है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो वो जो आप एक्शन करते हैं, है ना, फिजिकल रूप से जो एक्शन करते हैं, और एक ऐसी वर्ब होती है जो स्टेट वर्ब कहलाती है, यानी कि जो आपकी अवस्था के बारे में आपको बताती है, आपकी अवस्था, आपकी सिचुएशन, आपकी पोजीशन, इनके बारे में बताती है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे बी, डू और हैव। यकीन मानिए, अगर आपने बी, डू और हैव इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो इंग्लिश का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा आज। तो सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो वर्ब की फॉर्म्स है ना, ये सिर्फ 3 तक ही सीमित नहीं है। इसमें आपकी फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ये भी आती हैं। अब इनको मैं आपको बताऊंगा कि ये फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनती कैसे हैं। देखिए, आप गो को तो जानते होंगे, इसको तो सभी बच्चे जानते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने गो ही लिखा है। ये जो गो है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म है ना। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है वेंट। इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है गॉन। तो आज तक बच्चे सिर्फ यही जानते हैं कि गो, वेंट, गॉन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन ये जो फोर्थ फॉर्म बनी है ना, ये बनी कैसे है? इसका मतलब है कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दिया तो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म रेडी हो जाती है। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। अब गो में मैंने आईएनजी जोड़ा तो ये बन गया गोइंग, है ना। इसी तरह से जैसे ये तो अलग है, बी का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, जैसे हैव है, इसमें मैंने आईएनजी जोड़ा तो इसमें हैविंग बन गया। इसी तरह से वर्क में वर्किंग, है ना, और टेल में टेलिंग, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें आप आईएनजी जोड़ोगे और वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। वैसे तो इसमें भी देखिए, बी के साथ आईएनजी जोड़कर हमने इसको बीइंग बना दिया है ना। ये हो गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप
आईएनजी जोड़ोगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म रेडी हो जाती है। अब बात आती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की। ये जो पांचवी फॉर्म है ये कैसे बनी है? तो देखिए आपने प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस तो पढ़ा ही होगा, है ना। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, उसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन वो एस या ईएस लगाते किसके साथ हैं? एस या ईएस लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या क्या आता है? जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या किसी व्यक्ति का नाम हो गया। जब भी ये वाले जो वर्ड से आते हैं तो इनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? एस या ईएस लगाते हैं। उसी तरह से ये जो पांचवी फॉर्म है ना, ये वही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस लगाना है, ठीक है। तो जब आप एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब की पांचवी फॉर्म तैयार हो जाती है। अब जैसे गो में आपने एस या ईएस लगाया तो बन गया गोज, ठीक है। ये जो बी है ना, इसका केस अलग है, इसको मैं भी आपको आगे समझाऊंगा। अब जैसे हैव है, इसकी जो पांचवी फॉर्म है ना वो हैज है। पढ़ा होगा ना आपने एक साथ, हैज और हैव। तो ये जो हैव है ना ये इसकी पहली फॉर्म है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब एक बार हम बी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब ये जो बी है ना, बी ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसी में आते हैं आपके वाज वर, इज एम आर, ये जो कुछ है ना ये सब इसी में आते हैं। अब देखिए जो बी है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अब जो इसकी जो सेकंड फॉर्म है उसमें आपके आते हैं वाज और वर, यानी कि इसकी जो सेकंड फॉर्म है उसको हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, है ना। आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर इस्तेमाल करते हैं बताइए? वर्ब की सेकंड फॉर्म आप इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, और पास्ट में किस में? पास्ट के इंडेफिनिट में। लेकिन यहां पर जो वाज वर है ये बी की सेकंड फॉर्म है, और हैव की जो सेकंड फॉर्म है वो है हैड, ठीक है। अब ये जो बी है इसकी थर्ड फॉर्म है बीन, और फोर्थ फॉर्म है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म है इज एम आर, जो कि प्रेजेंट में यूज होते हैं, ठीक है। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म आपकी हैड है, फोर्थ फॉर्म आपकी हैविंग है, और फिफ्थ फॉर्म आपकी हैज है, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको आपको अच्छे से समझना है और रट लेना है, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको ये काम आएगा। अब देखिए सबसे पहले ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब का जो मतलब होता है हिंदी में, इस वर्ब का हिंदी में मतलब होता है काम, यानी कि जो काम सब्जेक्ट करता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। मैंने भी आपको पीछे बताया था, है ना। कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है, कर्ता के द्वारा, कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। तो जो भी काम को करने वाला होता है उसके द्वारा जो काम किया जाएगा ना उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब देखिए मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं आपको पढ़ाने का काम, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है ना इसी को वर्ब बोलेंगे। क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का। आप क्या काम कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं वीडियो को देखने का और पढ़ने का। तो आप है काम को करने वाले, वीडियो को देखने वाले आप हैं। तो काम को करने वाला होता है आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और वो जिस काम को करेगा उसी को वर्ब कहते हैं ना। कर्ता के द्वारा किया गया काम ही वर्ब यानी कि क्रिया कहलाता है, काम कहलाता है। अब यहां पर क्या था? एक तो था आपका एक्शन वर्ब और एक था हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब के अंदर आता है जैसे चलना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, सोना, यानी कि जो आप एक्शन करते हैं अपनी बॉडी के द्वारा, आप जो फिजिकल एक्शन करते हैं उनको हम एक्शन वर्ब के अंदर रखते हैं, ठीक है। दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब देखिए एक तो आपकी टेंसेज के साथ यूज होता है और एक जो आपके सिंपल सेंटेंसेज होते हैं ना उनमें यूज होता है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपका इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, हैज हैव हो गया और हैड हो गया। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके हेल्पिंग वर्ब के अंदर काउंट होते हैं। इनको हम आगे अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आगे देखिए अब कुछ होते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में मैंने आपको बताया था कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, इस तरह से बहुत सारे जो आपके मॉडल वर्ब है वो होते हैं। नेक्स्ट है सेमी मॉडल, जो मॉडल वर्ब का भी काम करते हैं और इसके अलावा दूसरा काम भी कर देते हैं मेन वर्ब का, है ना। देयर, यूज्ड टू और नीड, ये क्या है? आपके सेमी मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए अब जो मेन कार्य है वो है हेल्पिंग वर्ब का। आप किसी भी सेंटेंस को उठाकर देख लीजिए, इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज्यादा जो मेन रोल है ना वो हेल्पिंग वर्ब ही करती है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से समझ में आती है, आ गई है, और आप किसी सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो आप उसमें कभी भी गलती नहीं करोगे। कम से कम टेंस से रिलेटेड तो कोई गलती करोगे ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब ही है जो आपके सेंटेंस के समय को बताती है
कि कोई काम कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा, है ना। ये क्या बताती है, हेल्पिंग वर्ब बताती है। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। अब देखिए, हमें वाक्य के समय के बारे में जानकारी देती है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमें वाक्य के समय के बारे में जानकारी देती है कि ये जो काम है जो इस वाक्य में दर्शाया गया है ये कब का है। ये कौन सा वर्ड बताता है, हेल्पिंग वर्ब वाला वर्ड बताता है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, विल बी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना। इज एम आर आपका प्रेजेंट में यूज होता है, वाज वर पास्ट में, हैज हैव प्रेजेंट में, हैड आपका पास्ट में और विल आपका फ्यूचर में यूज होता है, भविष्य काल में। अब देखिए, मैंने आपको कुछ एग्जांपल की हेल्प से इनको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर पहला सेंटेंस है ही इज डूइंग वर्क, ठीक है। इसका जो हिंदी में मतलब है वह काम कर रहा है। ही इज डूइंग वर्क, वह काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने इसमें बनाया है ना, उसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। सिर्फ क्या चेंज किया है, हमने इज के स्थान पर वाज लिख दिया। देखिए ही भी सेम है, डूइंग भी सेम है, वर्क भी सेम है, तो ही वाज डूइंग वर्क। अब जैसे ही मैंने इसमें इज के स्थान पर वाज लगाया तो इसमें क्या हो गया, इसमें इसका जो टेंस है, इसका जो काल है ना इस सेंटेंस का, वो चेंज हो गया। कहां पर चला गया, पहले तो था ये प्रेजेंट में, किसमें था, प्रेजेंट में था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, हमने जैसे ही वाज लगाया तो ये कहां पर पहुंच गया, ये आपका पहुंच गया पास्ट में। कहां पर, पास्ट में। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना किसी भी सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर आपकी वर्ब आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है ना। अब हमने सब्जेक्ट भी सेम रखा, वर्ब भी सेम रखी, ऑब्जेक्ट भी सेम रखा, सब कुछ सेम रखा, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी। इसी के चेंज होने से सेंटेंस का पूरा मतलब ही चेंज हो गया, पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। कहां तो बात अभी प्रेजेंट की हो रही है और कहां पर ये पास्ट में चला गया, है ना। एक और देखिए, एक जगह और है, मैंने लिखा है ही हैज डन वर्क, मतलब उसने काम कर लिया है या फिर वह अपना काम कर चुका है। इसका एक मीनिंग है कि उसने अपना जो काम है ना वो खत्म कर लिया है या फिर खत्म कर चुका है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है ये हमें बताता है कि ये जो सेंटेंस है ना ये आपका किसका है, प्रेजेंट का है, ठीक है। किसका है, प्रेजेंट का है। लेकिन जैसे ही मैंने हैज के स्थान पर हैड यहां पर लिखा, सब कुछ सेम है, देखना ही सेम है, डन सेम है, वर्क सेम है। जैसे ही मैंने हैज के स्थान पर हैड लिखा तो इसका जो सेंस है वो प्रेजेंट से हटकर पास्ट में चला गया और क्या बताने लगा कि उसने काम कर दिया था, उसने अपना काम कर लिया था, खत्म कर चुका था अपने काम को। तो देखिए था यानी कि ये कहां पर पहुंच गया, पास्ट में पहुंच गया। ये सब हुआ किसके कारण है, ये सब हुआ है आपकी हेल्पिंग वर्ब के कारण। किसके कारण, हेल्पिंग वर्ब के कारण। तो मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से सीखने की जरूरत है। अगर हेल्पिंग वर्ब को सीख जाएंगे तो सेंटेंस से खेलना आसान हो जाएगा, है ना। किसी को भी कहीं पर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में, आपके मन की बात है। अब यदि मैं चाहता तो मैं इसको फ्यूचर में लेकर जा सकता हूं, इन सबको फ्यूचर में जा सकता हूं लेकर, है ना। सिर्फ मुझे हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत है, मुझे यहां पर विल लगाने की जरूरत है और यदि ये कंटिन्यूटी में है तो विल के साथ बी जोड़ने की जरूरत है और सारे सेंटेंसेज आपके कहां पर पहुंच जाएंगे, आपके पहुंच जाएंगे फ्यूचर के कंटिन्यूअस में। ये जो कंटिन्यूअस वाले हैं वो कंटिन्यूअस में पहुंच जाएंगे और जो ये परफेक्ट वाले हैं इनमें मुझे विल के साथ हैव लगाना पड़ेगा, ये भी फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, है ना। मतलब हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने से सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज हो गया। अब मैं आपको ना एक थोड़ी सी जानकारी और देता हूं। हमें वर्ब फॉर्म्स के बारे में भी जानकारी देती है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये हमें वर्ब की फॉर्म्स के बारे में भी बताएंगी कि हमारे सेंटेंस में एक वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, ये भी हमें हेल्पिंग वर्ब ही बताएगी, है ना। अब देखिए कैसे बताया, यहाँ पे जैसे इज आ गया, वाज आ गया तो हमें पता चल गया आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, डू के साथ आईएनजी लग गया। लेकिन जैसे ही हैज आया, हैव आया तो इससे हमें क्या हुआ, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, डू डिड डन, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो होती है डन, डू की थर्ड फॉर्म है डन, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा, मतलब मैं आपको यहां पर एक लिखकर दिखा देता हूं कि कौन सी फॉर्म्स कहां पर कैसे आपको इस्तेमाल करनी है। तो देखिए जो आपकी
इज एम आर है और जो आपकी वाज वर है, इनको यदि आप एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करोगे, किस में? एक्टिव वॉइस में, टेंसेज में, ठीक है। एक्टिव वॉइस टेंसेज में यदि आप इनको इस्तेमाल करोगे तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। कौन सी फॉर्म में आईएनजी लगेगी? वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगेगी। जब भी आप इनके साथ क्या, इज एम आर वाज वर, इनके साथ वर्ब को इस्तेमाल करोगे तो वर्ब में आईएनजी लगेगी। दूसरी बात, जब आप हैज, हैव और हैड इनका आप कहीं पर देखें, इनका इस्तेमाल आप कहीं पर देखें तो ये क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म को साथ लेकर आते हैं। मैं आपको टेंसेज के बारे में बता रहा हूं, आपको यहां पर ना वर्ब के साथ साथ टेंस भी क्लियर हो रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए एक चीज और है, हैज, हैव और हैड यदि इनके साथ बिन दिखे, BEEN, तो इसका मतलब भी यही है कि इनके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब ये जो है ना, ये वाला जो थर्ड फॉर्म है ये है एक्टिव वॉइस, ठीक है। और जो ये वाला है जिसमें बिन लगा हुआ है ये है आपका पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में तो सबको पता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इज एम आर और वाज वर के साथ BEING, बीइंग। जब हम इज एम आर और वाज वर के साथ बीइंग लगाते हैं तो वो जो हमारा सेंटेंस है ना वो पैसिव वॉइस में पहुंच जाता है। वैसे तो इज एम आर वाज वर ऊपर भी है, यहां पर तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी, लेकिन नीचे जब हमने इज एम आर के बाद बीइंग लिखा तो इसके साथ कौन सी फॉर्म आ गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। मतलब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में पहुंच गया, एक्टिव से पैसिव में अपने आप ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। तो ये बातें ना कुछ हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है नेक्स्ट हमारी जो मॉडल वर्ब्स होती है ना, इनको देखिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स क्या करेंगी? हमें वाक्य की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी के बारे में जानकारी देती हैं। हमारा जो सेंटेंस है ना, मतलब हम कोई काम की बात करते हैं जब, तो उस काम को होने की कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी होती है ना, या तो मतलब पॉसिबिलिटी किसी काम को होने की कम है, किसी की होने की ज्यादा है। तो ये जो पॉसिबिलिटी का जो झंझट है ना, जो संभावना है, ये सब आपकी मॉडल वर्ब के द्वारा हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब देखिए मॉडल वर्ब तो ये होती है वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, कैन, इसी तरह से आपकी मॉडल वर्ब होती है, इनको तो आप जानते हैं। अब चलिए इनके एग्जाम्पल को देखते हैं और किस तरह से इनको हम इस्तेमाल करेंगे ये देखिए। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मॉडल वर्ब है ना, आप एक मॉडल वर्ब को दूसरी मॉडल वर्ब के स्थान पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जो मीनिंग होगा ना वो क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उसमें सिर्फ एक फर्क होगा कि किसी के काम की होने की जो संभावना है वो ज्यादा होगी, किसी के काम की होने की संभावना कम होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है ही वुड बी डूइंग वर्क, इसका मतलब है कि वह काम कर रहा होगा, है ना। अब देखिए किसी ने आपसे पूछा कि भैया आपका भाई कहां पर है, आपने बोला यार ही वुड बी डूइंग वर्क, मतलब वो काम कर रहा होगा, है ना। अब आपको पक्का नहीं पता कि वो काम कर ही रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको पक्का पता होता तो आप ऐसा नहीं बोलते, आप कैसा बोलते कि वो काम कर रहा है, कर रहा होगा नहीं बोलते। मतलब आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि हो सकता है ना भी कर रहा हो, है ना, वरना आप ऐसा नहीं बोलते, आप बोलते कि वह काम कर रहा है। तो हमने बोल दिया ही वुड बी डूइंग वर्क, ठीक है। लेकिन अगर हम देखिए सब कुछ सेम रखते हुए मॉडल वर्ब को एक मॉडल वर्ब से दूसरे मॉडल वर्ब में चेंज करें, यदि मैं वुड बी के स्थान पर लिख दूं मे बी, ही मे बी डूइंग वर्क, तो जैसे ही मैंने मे लिखा ना उस सेंटेंस की जो पॉसिबिलिटी का लेवल है ना वो कम हो गया, है ना। देखिए शायद, शायद वह काम कर रहा होगा, अब यहां पर जो पॉसिबिलिटी का लेवल है लगा दो, मतलब आधा सा हो गया, मतलब भाई हो भी सकता है कि कर रहा हो लेकिन पक्का मुझे पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ही मस्ट बी डूइंग वर्क। अब जैसे ही मैंने यहां पर मस्ट लगाया, मस्ट का मतलब होता है पक्का, कोई चीज 100% है तभी आपको मस्ट का इस्तेमाल करना है ना। अब मैंने बोल दिया ही मस्ट बी डूइंग वर्क, अब जैसे ही मैंने बोला भैया ही मस्ट बी डूइंग वर्क, तो उसके मन में ना एक बात आई, वो पक्का काम कर रहा होगा, चलो जाकर देखते हैं ना। तो मतलब पक्का किसी काम को कर रहा होगा। तो देखिए हमने एक ही सेंटेंस को कैसे मॉडल वर्ब को चेंज करके उसके सेंस को ही चेंज कर दिया, बदल ही दिया। एक और देखिए ही कुड बी डूइंग वर्क, ही कुड बी डूइंग वर्क, वह काम कर रहा हो सकता है, भाई आपके हिसाब से हो सकता है कि वो काम कर रहा हो, है ना। तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी का लेवल है ना बहुत कम है, कुड के साथ बहुत ज्यादा कम जो लेवल है ना किसी काम को होने का वो है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो है ना जो वर्ब की फॉर्म्स हैं इनको हमें मॉडल के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। मॉडल है, यदि अकेली आपकी मॉडल वर्ब है कोई भी हो,
चाहे वुड हो, कुड हो, शुड हो, मे, माइट, मस्ट, कोई भी क्यों ना हो, यदि ये अकेली है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। लेकिन यदि मॉडल के साथ बी लगा हुआ है, जैसे कि यहां पर देखिए वुड भी है, मे भी है, माइट भी है, कुड भी है, मस्ट भी है, यदि मॉडल के साथ बी है तो इसका मतलब है कि यहां पर दो फॉर्म्स आ सकती है, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ सकती है। अब जो ये वाला जो एग्जांपल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला, वो तो देखिए मैंने लिखा हुआ है ना, डू के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब ये थर्ड फॉर्म कौन से केस में आएगी? जब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। कौन से वॉइस में होगा? जब आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। उसके बाद यदि मॉडल वर्ब के साथ आपका हैव आ जाए, अब जैसे यहां पर बी लिखा हुआ है, ऐसे यदि हैव आ जाए, जैसे वुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, यदि हैव आ जाए तो हमेशा वर्ब में थर्ड फॉर्म ही लगती है। कौन सी फॉर्म में लगती है? वर्ब थर्ड फॉर्म में लगती है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और देखिए नेक्स्ट, यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव तो है, लेकिन उसके बाद यदि टू आ जाए, क्या आ जाए? टू आ जाए। हैव तो है लेकिन बाद में टू भी है, ये भी आपको देखना है, टू तो नहीं है बाद में। अगर टू है तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि टू के बाद हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते ना सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, हम एक ही फॉर्म लगा सकते हैं और उसका नाम है वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये जो वर्ब है ना, अभी मैंने आपको पीछे मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब है ना, इनके बारे में मतलब जानकारी दे दी है अच्छे से। अब ये जो वर्ब है ना, इनको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में भी बांटा गया है। कौन सी वर्ब है जिनको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब में डिवाइड किया गया है? ये है आपकी जिनकी फॉर्म्स होती हैं, जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि आपकी जो एक्शन वर्ब होती है ना, जो मेन वर्ब आपकी होती है, मेन वर्ब को, कौन सी वर्ब है ये वर्ब है आपकी मेन वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब को अलग से दो भागों में बांटा गया है, जिससे कि आप उनको अच्छे से रट सके। बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना, उनको वर्ब की फॉर्म से याद नहीं होती, सर कौन सी फॉर्म फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, हमारे तो पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है, इतनी सारी याद कहां से करें, है ना। तो देखिए इनको अच्छे से समझ लीजिए, याद हो जाएंगी। वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक है आपका रेगुलर वर्ब और एक है आपका इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर मतलब जो रेगुलरिटी को फॉलो करता है ना, इर्रेगुलर मतलब जो रेगुलरिटी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब देखिए जो रेगुलर वर्ब है, इनको रेगुलर वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो किससे एंड होती है? ईडी से, ईडी से एंड होती है। जैसे कि लुक क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म है, लुक की सेकंड फॉर्म है लुक्ड, ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी लुक्ड है। तो इनमें देखिए हमने क्या किया है? ईडी के द्वारा दोनों फॉर्म्स को ऐड किया है। तो जब भी कोई वर्ब की फॉर्म ईडी के द्वारा एंड होती है तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाती है? रेगुलर वर्ब कहलाती है, ठीक है। कौन सी वर्ब कहलाती है? रेगुलर वर्ब। यदि कोई वर्ब ईडी के द्वारा एंड हो रही है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो आपको समझ जाना है कि वर्ब हमारी रेगुलर है। अब जैसे वर्क है, वर्क फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म में ईडी देखिए लगा हुआ है वर्कड, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है इसमें भी ईडी है वर्कड। तो मतलब ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब की फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, ये वर्ब की फॉर्म्स आपकी रेगुलर है। कौन सी फॉर्म्स हैं? रेगुलर फॉर्म्स हैं। इर्रेगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर वर्ब का मतलब है कि यदि उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट हो या सेम हो, या तो वो डिफरेंट हो या सेम हो, और एक कंडीशन और है यहां पर, एंड। ये कंडीशन क्या है? कि वो ईडी से एंड नहीं होनी चाहिए, ईडी से एंड नहीं होनी चाहिए। अगर ईडी से एंड हो जाएंगे तो आप खुद दिमाग लगाइए, तो फिर वो रेगुलर नहीं बन जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा भाई ये रेगुलर है इर्रेगुलर? फिर तो कभी रेगुलर बनेगी कभी इर्रेगुलर बनेगी, है ना। तो वो ईडी से तो एंड होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए जो ईडी से एंड होती है, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन ये एंड हो गई ईडी से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपकी रेगुलर है, लेकिन जब ये ईडी से एंड नहीं होंगी, ये डिफरेंट होंगी या सेम होंगी। तो देखिए जैसे गो है, गो वर्ब की पहली फॉर्म है, वेंट सेकंड है और थर्ड इसकी गॉन है। तो यहां पर क्या हुआ है? इसकी देखिए सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों डिफरेंट है, मतलब ईडी से भी एंड नहीं है और डिफरेंट भी है। भैया वर्ब की कौन सी फॉर्म है? इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। कट कट कट, अब यहां पर क्या हुआ? तीनों ही सेम हो गई, सेकंड भी सेम हो गई, थर्ड भी सेम हो गई, मतलब ये इर्रेगुलर वर्ब है। बाय, बॉट बॉट, इसमें देखिए सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, कौन सी फॉर्म है? इर्रेगुलर है। लेकिन यदि गलती से यहां पर ईडी होता, इन दोनों फॉर्म्स में ईडी होता पीछे, तब ये इर्रेगुलर नहीं होती, तब ये रेगुलर होती, क्योंकि ईडी वाली वर्ब रेगुलर होती है, ठीक है। ये बात आपको
समझ लेनी है अच्छे से। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए मैं आपको देखता हूं कि आपको कितना समझ में आया है। आपको बताना है कि डू और डज कौन सी वर्ब है, ये कमेंट करके आपको बताना है कि डू डज कौन सी वर्ब है, वर्ब की, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, क्या कौन सी वर्ब है, डू और डज, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।